नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश जहां पर पूरे देश में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। देश में रोजाना एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी देश में चिंताजनक स्थितियां पैदा कर रहा है। वहीं देश के हरियाणा राज्य की हम बात करें, हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना का कहर जारी है। यहाँ कोरोना केसेस की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ 24 घंटे में भी 200 के पार केसेस सामने आ रहे हैं। बता दें कि यमुनानगर में पिछले 24 घंटे में 298 लोगों में संक्रमण की पुष्टि पाई गई। वहीं 145 मरीज ठीक होकर घर वापस भी जा चुके हैं। इसी बीच 2 लोगों में यमुनानगर में मौत की पुष्टि भी की गई है। उधर जिले में 7 नए ओमिक्रॉन के भी केसेस दर्ज किए गए हैं। तो इस पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार दाहिया जी जुड़ चुके हैं। हम सीधे उन पर रुख करेंगे। विजय कुमार दाहिया जी, सर, संक्रमण की स्थिति इस बीच जिले में बहुत चिंताजनक स्थितियां पैदा कर रही है, जिसके चलते जिले में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाओं का क्या कुछ हाल है, जिले में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, गंभीर मरीजों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, विस्तार से बताइएगा। दिसंबर तक जो हमारे जिले में पॉजिटिविटी थी वो 0.7% थी, लेकिन जनवरी से ऑनवर्ड्स हमारे केसेस काफी मात्रा में बढ़े हैं। अभी तक हमने इस जनवरी के महीने में 31,485 टोटल सैंपल लिए हैं, जिनमें से हमारे 1716 सैंपल वो पॉजिटिव आए हैं। जो हमारी पॉजिटिविटी है आज के डेट में वो 5.45% है। और जो कल हमारे मैक्सिमम केसेस जो हैं इस सीजन के 298 केसेस आए हैं, लेकिन राहत की बात है कि 195 केसेस रिकवर भी हुए हैं। जो आज जिले की स्थिति है उसमें हमारे पास टोटल 891 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 801 केसेस होम आइसोलेशन में हैं और 90 केसेस हमारे हॉस्पिटलाइज हैं। हालांकि केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यही है कि ज्यादा गंभीर संक्रमण लोगों में नजर नहीं आ रहा है। लोग घर पे रहकर ठीक हो रहे हैं, गंभीर स्थिति में नहीं है। और उसकी एक वजह सीधी शायद ये भी है कि काफी मात्रा में जो है लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, चाहे वो पहली डोज है चाहे दूसरी डोज है। यमुनानगर जिले की यदि हम बात करें तो लगभग 97.38%, अप्रोक्सीमेटली 98% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। इसी तरह से 74% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। और जो हमारे 15 से 17 साल के बच्चे हैं, इसमें भी लगभग हम 60% के लगभग लोग बच्चों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो वैक्सीनेशन की वजह से और वैसे भी जो अभी तक ओमिक्रॉन का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसकी सिवियरिटी हमारे डेल्टा वेरिएंट से कम है। उस हिसाब से गंभीर स्थिति में मरीज नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसके लिए जहां तक सुविधाओं का प्रेशर है, तो हमने जिले में जितने हमारे पास 850 के लगभग आज ऑक्सीजन बेड जो हैं जिले में उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी सिर्फ 90 ही पेशेंट है हमारे पास हॉस्पिटलाइज्ड और काफी संख्या में हमारे पास पेशेंट के लिए बेड उपलब्ध हैं। इसी तरह से जिस तरह से दूसरी वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन की काफी मारामारी हुई थी, तो 4 ऑक्सीजन के प्लांट्स यमुनानगर जिले में हमारे कार्यरत हैं, जिनमें से 2 सरकारी क्षेत्र से लगे हुए हैं और 2 CSR के तहत लगाए गए हैं और चारों ही हमारे कार्य कर रहे हैं। तो 3500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता जिले में हमारे पास उपलब्ध है। बाकी जो ऑक्सीजन हमारे पास लिक्विड से आती है उसके अलावा, तो बेड्स की और ऑक्सीजन की मात्रा में अगर यदि हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके कि कोई पेशेंट को परेशानी का कोई सवाल इसमें नहीं है। वैक्सीनेशन लगातार बढ़ाई जा रही है। हमने न केवल अर्बन क्षेत्र में बल्कि रूरल क्षेत्र में भी हमारे 7 CSC हैं, जहां पे हमने 10-10 बेड की व्यवस्था रखी हुई है। अगर कोई इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो उनको वहीं हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। इस समय पूरा जो हमारा जोर है वो वैक्सीनेशन के ऊपर है। हमारा टारगेट है कि हम बहुत जल्दी अपने जिले को 100% वैक्सीनेशन कर दें पहली डोज से, और जो पात्र लोग हैं उनकी भी 80% से ऊपर जो है सेकंड डोज भी उनको मिल जाए। क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा मात्र साइंटिफिकली प्रूव्ड जरिया है जिसके माध्यम से हम लोगों की बीमारी की सिवियरिटी को काफी कम कर सकते हैं। क्योंकि जो अमूमन देखा जा रहा है कि जिन लोगों को दोनों डोज लगी हुई है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी,
जी विजय सर, क्या कुछ जानकारी ये भी है कि जिले में अब तक जनवरी माह से लेकर कोरोना संक्रमितों की तादाद कितनी पहुंच चुकी है और मौजूदा समय में कितने एक्टिव केस हैं? वहीं जिले में होम आइसोलेट मरीजों की निगरानी किस तरह से की जा रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा मैम, इस टाइम हमारे पास 1 जनवरी के बाद टोटल 1716 केस पॉजिटिव आए हैं और आज जो हमारी स्थिति है वो उसमें 891 पेशेंट है जो एक्टिव केसेस हैं जिले में, जिनमें से हमारे 801 पेशेंट जो है होम आइसोलेशन में हैं और 90 केसेस हमारे जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं। जहां जो भी पेशेंट हमारे होम आइसोलेशन में है उनका बकायदा हमारे पास डेटाबेस यहाँ रिकॉर्ड है। हमारा कोविड कंट्रोल रूम 24/7 वो कार्य कर रहा है। लगातार यहाँ से हमारी कॉलिंग होती है। एक बार हमारा हेल्थ वर्कर प्रतिदिन के हिसाब से उन लोगों को विजिट कराए जो होम आइसोलेशन में है, चाहे वो रूरल एरिया में चाहे अर्बन में है, उनको दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। और इसी तरह से ई संजीवनी के माध्यम से अगर कोई कंसल्टेशन वो लेना चाहे तो कभी भी 24/7 जो हमारी हेल्पलाइन नंबर उन पे या ई संजीवनी के माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ के अपना जो भी उनकी समस्या है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो लगातार ये जो होम आइसोलेशन के पेशेंट है ये हमारी निगरानी में है, 24/7 इन पे नजर रखी जा रही है। इसी तरह से वैक्सीनेशन के लिए भी एक यमुनानगर में निरंतर के नाम से हमने 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर खोला हुआ है। अलग बाकी वैक्सीनेशन अलग चल रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सुबह के बजाय शाम को या रात को ही उनके पास समय होता है वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 24/7 सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में आके अपनी वैक्सीनेशन करा सकता है। ये सुविधा लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध है। जी सर, वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर जिले में कितना सजग है और जो मरीज सामने आ रहे हैं क्या उन सभी को वैक्सीन लग चुकी है? वहीं जिन मरीजों में संक्रमण के चलते मौत दर्ज की जा रही है उनकी लगभग उम्र कितनी है? जितने भी मैम हमारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा कि हमने अपने जिले में अब तक 98%, 97.3% तो लगभग 98% है, इतने लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 74% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। बहुतायत में जो मरीज हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या जो होम आइसोलेशन में भी पॉजिटिव आ रहे हैं, काफी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनको 1 या 2 डोजेज लग चुकी है। इसीलिए उनमें कुछ इम्यूनिटी बनी हुई है, इसीलिए उसमें सिवियरिटी भी कम दर्ज की जा रही है। इसके साथ साथ जहां तक पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन का, जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है उनकी भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो विभाग पूरी तरह से सजग है, किसी भी व्यक्ति को जो है कोई इस तरह से दिक्कत परेशानी फिलहाल नहीं आ रही। जी विजय सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यदि गंभीर मरीजों में ऑक्सीजन की समस्या आती है तो ऑक्सीजन की कमी के बीच या किल्लत के बीच आपातकालीन स्थितियों में ऑक्सीजन पाइपलाइन की यमुनानगर जिले में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जैसे मैंने मैम कहा आपको, पिछली दूसरी वेव में हमने काफी स्ट्रगल किया था ऑक्सीजन को लेकर। हालांकि उस समय भी यमुनानगर में एक जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्लांट था जो लगभग 400 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से तैयार करता था, उसको हमने मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा दिया था और हमारी आपूर्ति जो है दूसरे जिलों की तुलना में काफी अच्छी रही थी। लेकिन अब जो है स्थिति काफी बेहतर है। यमुनानगर में इस समय 4 ऑक्सीजन की ऐसे प्लांट जो है वो कार्यरत हैं, जो चारों लगातार काम कर रहे हैं। इनमें 3500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की जो है उत्पत्ति होती है और एक हमारा इनमें से एक प्लांट जो है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है और 3 जो है वो जिला स्तर पर हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की हमारी रेगुलर सप्लाई है वो पाइपलाइन के माध्यम से सभी सीएचसी के ऊपर हमने व्यवस्था कर रखी है। 10-10 बेडों की व्यवस्था हम सीएचसी पे कर रखी है और वहां पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपस्थित। जी विजय सर, जिले में लगातार जो चिंताजनक स्थितियां कोरोना की वजह से पैदा हो रही हैं, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए कितनी बेसिक तैयारियां की गई हैं? वहीं एक्टिव केसेस की तादाद के बीच होम आइसोलेट मरीजों की जो सतत निगरानी की जा रही है, इस दौर पर उनकी निगरानी किस तरह स्टाफ के द्वारा की जा रही है, इस पर भी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे मैंने कहा मैम, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पे हमने कोविड केयर सेंटर हमारा 24/7 फंक्शनल है। हमारे जो उसमें हेल्पलाइन नंबर हमने दिए हुए हैं। जितने भी पेशेंट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं जो होम आइसोलेशन में है, सबसे पहले तो ये देखा जाता है हमारी टीम के द्वारा कि क्या वो पात्र है होम आइसोलेशन के लिए, क्या उसके पास ऐसी व्यवस्था है वो आइसोलेशन में रह सकता है। उसके घर की निगरानी करने के बाद ही उसको अलाउ किया जाता है कि उसको होम आइसोलेशन के लिए परमिट किया जाता है। यदि वो होम आइसोलेशन का पात्र बन जाता है, मान लिया जाता है, उसके बाद लगातार हमारी जो सबसे पहले हमारी टीम संपर्क करके उसको जो आवश्यक दवाइयां, जो ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर है ये उपलब्ध कराती है। उसके बाद लगातार फोन के माध्यम से उसके संपर्क में रहती है ताकि उसको किसी भी तरीके की अगर कोई सिवियरिटी आती है तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाए।
और इसके लिए हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो सभी सीएचसी और पीएचसी पे हमने सीएचसी स्तर पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुचारू की हुई है। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई खुद की कॉल आती है या हमारे जो हमारा वर्कर जो हमको कॉल करते हैं, अगर सैचुरेशन की या कोई सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जी विजय सर, आपातकालीन स्थितियों के लिए कोविड के दौरान यदि पैदा होती हैं तो इस बीच राज्य सरकार और अस्पताल प्रबंधन के समन्वयन को लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हमारे पास मैम पिछला जो हमारा कोविड का सेकंड वेव थी जिसमें मैक्सिमम केसेस हमारे पास दर्ज किए गए थे, उसमें भी हमारे क्योंकि यमुनानगर की जो मेन बिल्डिंग है सिविल हॉस्पिटल की वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बिल्डिंग हमें हैंड ओवर नहीं हुई है, लेकिन हमने वैकल्पिक तौर पे ईएसआई हॉस्पिटल को टेक ओवर किया हुआ है, जहां पे हमारे पास वेंटिलेटर तक की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को यदि पहले हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है तो हम पेरिफेरी स्तर में जो हमारे बेड्स हैं वहां पे उपलब्ध कराते हैं बेड। अगर वो जिसमें हमारा चिचरौली में भी सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हमारा सरस्वती नगर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसी तरह से प्रताप नगर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां हमने बेड व्यवस्थित किए हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर स्थिति में आवश्यकता पड़ती है जिसमें ऑक्सीजन की, सीपैप की या वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तो उसको तुरंत ईएसआई हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहां राउंड द क्लॉक हमारे स्पेशलिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी करते हैं। इस तरह से अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था हमने ईएसआई हॉस्पिटल जगाधरी में की। जी सर, विजय सर, यदि जागरूकता की बात की जाए तो जिले में जनता के बीच कितनी जागरूकता है? स्वास्थ्य विभाग लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कुछ पहल कर रहा है और रोजाना अस्पतालों में कितनी सैंपलिंग की जा रही है? देखिए मैम, जहां तक जागरूकता का सवाल है, इसमें पूरा प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कई बार जिले में मीटिंग हुई है और हमारे आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर लगातार किया जा रहा है। हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उनके नंबर को भी हमने काफी प्रसारित किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति पे कॉल कर सकता है। जागरूकता की आज के समय में लोगों को इस बीमारी से संबंधित कोई कमी नहीं है, सब लोग इस बीमारी की गहनता को समझ रहे हैं। लेकिन कुछ जिस तरह से पीछे देखा गया था, जब हमारे पास एक लीन पीरियड होता है उसमें वैक्सीनेशन के लिए लोग उतने आगे नहीं आए थे, लेकिन अब क्योंकि बीमारी का संक्रमण बढ़ रहा है तो धीरे धीरे लोग जो है उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। हमने रोडवेज के माध्यम से 5 बसेस भी दी हैं जो हमारे पास वैक्सीनेशन का कार्य कर रही हैं और वो रिमोट एरिया में जाके वैक्सीनेशन कर रही हैं। तो इस तरह में आईसी के बारे में, बीमारी के बारे में किसी तरीके का कोई लोगों को संशय नहीं है, सबको बीमारी के बारे में पता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक आम जन से ये अपील जरूर करना चाहूंगा कि इस बीमारी से हमें भयजदा होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बीमारी का डर नहीं होना चाहिए, हमें बीमारी के प्रति सजग और सचेत होना चाहिए। क्योंकि डर जो है, अगर हम बीमारी के प्रति डरेंगे तो फिर हम अपने सिम्टम को छिपाएंगे। यदि हम बीमारी के प्रति सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो हम अपने बीमारी के प्रति अपनी जागरूकता निभाएंगे और लोगों को भी इस बारे में होगा कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी ठीक है कि बीमारी है, हम इसको इनकार नहीं करते, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर नहीं है। हमें सिर्फ संक्रमण से बचाना है। और खासतौर पे जो लोग कोमॉर्बिड हैं, आज जो लोग 60 साल के ऊपर के हैं और उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि पिछली वेव में भी और इस वेव में भी अगर कोई मोर्टेलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है तो उन्हीं लोगों की हो रही है जिनको या तो उम्र ज्यादा है या उनमें कोई कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी के रूप में जैसे मैं कहूँ डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, किसी को कोई एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चल रही है, किसी को लगातार कोई टीबी की दवाई चल रही है, ऐसे लोगों में खुद से भी बीमारी की वजह से भी उनका इम्यून स्तर कम हो जाता है और बीमारी वायरल ओमिक्रॉन है या दूसरा वेरिएंट है वायरस का, वो उनको जल्दी पकड़ लेता है। ऐसे में आवश्यक है कि इन लोगों के लिए कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। इन लोगों के लिए बाहर निकलने का कोई अच्छा समय अभी फिलहाल नहीं है, अगर बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो वो घर पे आराम करें। कोई कंसल्टेशन उनको मेडिकल की आवश्यकता है तो उनको टेलीफोनिकली कंसल्टेशन दी जा रही है। वो अपनी दवाई लगातार लेते रहे, जो क्रोनिक पेशेंट है वो अपनी दवाई को छोड़े, जिसकी हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट चल रही है, डायबिटीज की ट्रीटमेंट चल रही है, उसको लगातार लेते रहें और इस सर्दी के मौसम में बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो लगातार मास्क को जरूर पहने। आमतौर पर अमूमन ये देखा जाता है कि लोग मास्क पहन तो लेते हैं लेकिन मास्क उनके मुंह और आंख, नाक को की बजाय थोड़ी देर वो नाक के नीचे खिसक जाता है, तो नाक के माध्यम से ही हमारे शरीर में ये जो वायरस है फिर प्रवेश करता है और हमें नुकसान कर सकता है। तो जब भी हम बाहर निकले लगातार मास्क का प्रयोग करें, मास्क हमारे मुंह और नाक को अच्छी तरह छिपा के रखें, हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और वैक्सीनेशन करा लें, तो बहुत संभव है कि हम इस तीसरी वेव से भी, जिस तरह से दूसरी वेव से बाहर निकले, बाहर निकल जाए। जी,
विजय सर, जहां देखा जाए कि हरियाणा में लगातार ओमिक्रॉन के भी केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं जिले यमुनानगर में भी क्या ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं? और यदि बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो इसके क्या कैसे लक्षण हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट को कैसे परखा जा सकता है, इस पर भी जानकारी दीजिए। देखिए मैम, जितने इंटरनेशनल पैसेंजर्स हमारे पास आए हैं जिले में, अभी तक वो टोटल 1574 केसेस हैं जो हमारे पास अभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आए हैं। इनमें से 447 केसेस हमारे जो हाई रिस्क कंट्री से आए हैं और 1127 केसेस हमारे लो रिस्क कंट्री से आए हैं। इनमें से 341 ऐसे लोग हैं जिनके 8 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने इनमें से 307 के ऑलरेडी सैंपल लिए हैं, जिनमें से 265 जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और 27 केसेस की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई है। इनमें से जो भी पॉजिटिव आता है उसको फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए हम भेजते हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट्स को और जो बाहर से आए लोगों के 45 सैंपल हमने बाहर भेजे थे, जहां दिल्ली भेजे थे, जिनमें से 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जो है इनमें से 7 की रिपोर्ट जो नेगेटिव आई थी, बाकी की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। जो 15 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, 15 के 15 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं और अपने घर पर आराम कर रहे हैं। तो केसेस ठीक है कि बढ़ रहे हैं, बाहर से लोग जो आए उनकी केसेस की ओमिक्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन जो ओमिक्रॉन के सिम्टम की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन देखी जा रही है। जैसे पिछली बार जो डेल्टा वेरिएंट थे उसमें लोगों में स्मेल और टेस्ट जो है वो महसूस नहीं हो रहा था, लोगों को टेस्टलेस सेंसेशन आ रही थी और स्मेल जो उनको सूंघने की शक्ति थी वो भी कम हो रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें ज्यादातर केसेस में आपकी नाक से जो है पानी बहने की प्रक्रिया वो ज्यादा है, बुखार हल्का है, गले में खराश के बहुत सारे केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं हल्के बुखार के साथ, और शरीर में सारे शरीर में अकड़न के साथ केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस जो है वो गले तक ही सीमित है। ये लंग्स के ऊपर फॉर्चुनेटली ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है। उससे एक संभावना बनती है कि शायद गंभीर मरीज इस बीमारी के पीड़ित जो है वो नहीं दर्ज किए जाते। जी विजय सर, जहां देखा जाए कि एक तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक भय व्याप्त है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या वाकई में ओमिक्रॉन वेरिएंट जानलेवा साबित हो सकता है? लोगों को इससे डरने की जरूरत है या सजग रहने की जरूरत है? इस पर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने मैडम पहले भी कहा कि बीमारी के प्रति कोई भी बीमारी, क्योंकि ये जो वायरस है ये शुरू से हम जानते थे कि ये नोटोरियस है अपने एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट की वजह से। कोई भी वायरस जो है म्यूटेट करता है और ये पुराना इतिहास रहा है कि कुछ समय के बाद वायरस, क्योंकि फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी हर वायरस भी प्रयास करता है कि वो सर्वाइव करे, तो वो अपने स्वरूप में बदलता है। कई बार वो भयानक स्थिति में पहुंच जाता है जो ज्यादा डिजास्टर्स होता है और कई बार वो माइल्ड फॉर्म में आ जाता है। अब तक के जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं या हिंदुस्तान में भी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ओमिक्रॉन की जो सिवियरिटी है वो डेल्टा वेरिएंट्स के कंपैरिजन में काफी कमजोर है, उतना घातक नहीं है। और एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने काफी मात्रा में अपनी कंट्री के में लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है, उसकी वजह से भी इसके जो संक्रमण है वो उतना भयानक नहीं स्वरूप ले पा रहा है। इसके बावजूद भी भविष्य में कल ये क्या रुख ले लेता है इसके बारे में कुछ स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता। इसलिए एहतियात लेना बहुत जरूरी है, इसके प्रति सजग होना जरूरी है। लेकिन डर, जैसे मैंने कहा कि अगर हम डरेंगे तो फिर हम अपने सिम्टम को छिपाएंगे। हमें डरना नहीं है। जब हमने देख लिया कि इतनी भयावह बीमारी सेकंड वेव में भी हम लोग इससे बाहर निकल आए, तो बहुत संभव है कि बहुत आसानी से इस बार भी हम लोग बाहर निकल आएंगे। तो बीमारी से डरे नहीं, लेकिन बीमारी से डरने का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो। हम बीमारी के प्रति सजग रहें, हम बीमारी के प्रति लगातार जो है वो दूसरे को संक्रमण हम लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब, कई लोगों को लगता है कि हम बाहर घूम रहे हैं और घर में उनके बुजुर्ग हैं, तो कहीं किसी भी तरीके से बीमारी को घर लेकर ना जाएं, क्योंकि वो आपके माध्यम से आपके उन लोगों तक वो बीमारी जा सकती है जो शायद इसका झटका बर्दाश्त नहीं करता। जी विजय सर, क्या जिले में डेल्टा वेरिएंट के भी मामले सामने आए हैं और उनका उपचार किस तरह किया गया है? देखिए मैम, जो केसेस हमारे पास ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करा रहे हैं। हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पहले से था और कुछ समय के बाद कोई भी वायरस है वो एंडेमिक हो जाता है। तो जो केसेस हमारे ओमिक्रॉन नहीं निकल रहे हैं, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो पुरानी वेरिएंट जो हमारी डेल्टा वेरिएंट है वही अभी उसमें एक्टिवेशन में है। विजय सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर जिले में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ऑक्सीजन प्लांट्स तो लगा दिए जाने के बावजूद बिजली के कनेक्शंस की क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या जनरेटर आदि की भी व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई हैं या नहीं? बिल्कुल, जहां पे भी मैम हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे हुए हैं वहां पे बैकअप के लिए हमने 24/7 जनरेटर की सुविधा रखी हुई है। चारों जगह जहां हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे हुए हैं वहां जनरेटर की बैकअप की सुविधा है। हालांकि हमारे प्लांट्स ऑक्सीजन से बिजली से चल रहे हैं, लेकिन अगर बिजली की किसी वजह से कोई भी व्यवधान आता है तो 24/7 वहां पे इंस्टॉल्ड है हमारे जनरेटर, सभी चारों प्लांट्स के ऊपर लगे।
जी विजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर सिविल सर्जन विजय कुमार दाहिया जी, और खबर हम आपको बता रहे थे हरियाणा से, जहां पर हरियाणा की यमुनानगर में कोरोना का कहर जारी है। यहां पर लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा था। तो हमारी खास पेशकश आप देख रहे थे हरियाणा से, जहां पर 24 घंटे में भी कोरोना के 200 से पार केसेस सामने आ रहे थे। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा साधना न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।